हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और पूरे ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो सीरीज को फॉलो करना है और इसके बाद ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, यह गारंटी है। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे और इसके बाद जो है हम लोग एक-एक करके पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर कर लेंगे। एक-एक टॉपिक को पिक्टोरियली मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसे देख लीजिएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह सीरीज बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा हॉल 247 को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। सबसे पहले इसके आकार पर बात करते हैं कि भारतवर्ष का आकार आपको किस प्रकार का दिखता है। तो भारतवर्ष की आकृति आपको दिखती होगी चार कोनों वाली, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष का आकार चतुष्कोणीय है। किस प्रकार का? चार कोनों वाला चतुष्कोणीय आकृति है भारतवर्ष की। तो याद रखिएगा, भारतवर्ष की आकृति चतुष्कोणीय है। दूसरा बात करें कि भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, भारतवर्ष ग्लोब पर किस जगह पर स्थित है, यही इसका भौगोलिक स्थिति है। तो याद रखिएगा, अगर ग्लोब को इस प्रकार से आप देखते हैं, पृथ्वी बोलिए, ग्लोब बोलिए, ग्लोब को आप लोग बस बचपन में स्कूल्स वगैरह में देखे भी होंगे, काम इस पर इसको घुमाते भी होंगे। तो ये जो यहाँ पर है, ये दिशाओं के बारे में, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अगर इस तरफ कोई भी देश, कॉन्टिनेंट, जगह, स्थान कुछ भी है, तो ये क्या किधर की ओर कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इस तरफ रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। अगर इस तरफ रहेगा तो कहलाएगा दक्षिण पश्चिमी में है और अगर इस तरफ रहेगा तो कहलाएगा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष यहाँ पर है, तो इस कारण से कहलाता है कि भारतवर्ष की ग्लोब पर स्थिति कैसी है? तो भारतवर्ष ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो आते हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं कि भारतवर्ष के अक्षांशीय विस्तार के बारे में और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अच्छा, जब हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को पढ़ेंगे तो वहाँ तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके विस्तार पर भी बात कर लेंगे। अक्षांश और देशांतर कुछ नहीं है, ग्लोब पर खींचा गया जो इमेजिनरी लाइन होता है, ग्लोब पर खींचा गया जो इमेजिनरी लाइन्स होता है, जो काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, उसी को कहा जाता है अक्षांश और देशांतर रेखा। तो कौन-सा अक्षांश रेखा, कौन-सा देशांतर रेखा? तो जो ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएँ होती हैं, जो पड़ी हुई रेखाएँ होती हैं, उसे कहा जाता है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन। पड़ी हुई रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। अच्छा, खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। या फिर ग्लोब पर आप देखे होंगे, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है, इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है देशांतर रेखा, या फिर आप इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन। अब कोई भी जगह, अब बताओ, कोई भी जगह बताएंगे कि अरे भैया, ये जो जगह यहाँ पर है, अब इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय कितना है? तो जो ये लाइन्स जो खींचा गया है 0 डिग्री, देखिए कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो 0 डिग्री अक्षांश इस जो है वो पृथ्वी को, ग्लोब को बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बाँट देती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा फिर से खड़ी लाइन जो है, ये पृथ्वी को बराबर भागों में बाँट देती है, 2 बराबर भागों में। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाओगे तो क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के नीचे जाओगे तो दक्षिणी अक्षांश में चले गए। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर क्या बोलते हैं कि लेफ्ट में चले जाओगे, इधर की ओर चले जाओगे तो पूर्वी देशांतर और अगर इधर आ जाओगे तो पश्चिमी देशांतर। लेकिन भारतवर्ष का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो ये देखिए, उत्तर वाले उत्तरी अक्षांश की ओर है और तो यहाँ पर जो विस्तार जो भी होगा वो उत्तरी अक्षांश वाला विस्तार होगा और ये पूर्वी देशांतर वाला है, तो उत्तरी अक्षांश वाला विस्तार और पूर्वी देशांतर वाला विस्तार भारतवर्ष में दिखता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो भारतवर्ष का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमिका याद रखिएगा, मुख्य भूमिका
भारतवर्ष की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारतवर्ष फैला हुआ है। मतलब ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि वाला, ठीक है? भारतवर्ष की मुख्य भूमि वाला। लेकिन भारतवर्ष के कुछ द्वीप भी हैं समुंदर में। यहाँ पर ये देखिए, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में, ठीक है? तो जो इधर की ओर भारतवर्ष में क्या है, कुछ द्वीप समूह भी, भारत के आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, ठीक है? लक्षद्वीप समूह। तो ये जो द्वीप हैं, अगर इन सबको कंप्लीट ले लिया जाए और तब बात किया जाए कि बताइए भारतवर्ष का जो अक्षांशीय विस्तार अगर द्वीप समूह को भी ले लिया जाए, तो ये भारत जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाते, 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 जाते कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है भारतवर्ष का मुख्य भूमि। लेकिन अगर द्वीप समूह को भी देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। द्वीप समूह को अगर ले ले साथ में, तब 6 डिग्री 45 मिनट से ही शुरू हो जाएगा भारतवर्ष का जो सीमा है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा उत्तरी अक्षांश वाला विस्तार, इस प्रकार से है। मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से। अच्छा, अब ये क्या है? ये देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से ग्लोब पर 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री, और जब इस प्रकार से जाते हैं तो आपका जैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पहुंचा कि ये भारतवर्ष का सीमा स्टार्ट हो जाएगा। कैसा? भारतवर्ष का सीमा स्टार्ट हो जाएगा। और बोले रे, भारतवर्ष का 68 डिग्री 7 मिनट से कौन देश है? भारतवर्ष है। और कहां तक जाएंगे? तो ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक भारतवर्ष चलते रहेगा। तो पूर्वी देशांतर में देशांतरीय विस्तार भारतवर्ष का कहां से कहां तक? तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत है। तो याद हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारतवर्ष का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार इधर से चलते 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 जैसे ही 68 आया तो हो जाएगा भारतवर्ष का सीमा स्टार्ट। अब कहेंगे यहां से चलोगे, जो भी जहां तक चलोगे, 68 के बाद 67 भारतवर्ष में है, 68 के बाद 69 भारतवर्ष में है, 70 डिग्री भारतवर्ष में, और कहां तक जाएंगे? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाएंगे। तो वो भारतवर्ष की ही जगह, भारतवर्ष का ही जगह है, ठीक है? इसके बाद ही आप बात करोगे किसी और का। तो याद हो गया देशांतरीय विस्तार। अब बात करते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में, भारतवर्ष की चौड़ाई और लंबाई को। तो भारतवर्ष का लंबाई जो है, भारतवर्ष का लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। तो लंबाई कितना है भारतवर्ष का? तो उत्तर से अगर दक्षिण भारतवर्ष की लंबाई पर बात करें तो 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अच्छा, चौड़ाई कितना है? पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर। याद रख लीजिएगा, ठीक है? भारतवर्ष की लंबाई कितनी है पूर्व उत्तर से दक्षिण? तो 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है पूरब से पश्चिम? 2933 किलोमीटर। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं भारतवर्ष के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारतवर्ष का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष विश्व में 7वां देश है। इससे पहले कौन कौन से देश आते हैं तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा मन करे तो याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा देश है? रूस है, फिर कनाडा है, कनाडा के बाद कौन सा आ जाएगा? यूएसए आ जाएगा, उसके बाद चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद ब्राजील आ जाएगा, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। भारतवर्ष की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितना था? 121 करोड़ 8 लाख 54,977, जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। यानी कि भारतवर्ष में कितना जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व का? 17.5% अकेले भारतवर्ष में निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारतवर्ष का स्थान दूसरा है, और इससे पहले चाइना है। अब देखिए, जब अगला जनगणना होगा तो कुछ अलग ही बात निकल करके आएगी, तो बात करेंगे बाद में। अब भारतवर्ष की चौहद्दी के बारे में बात करो कि भारतवर्ष का सबसे उत्तर में कौन सा जगह है, सबसे दक्षिण में कौन सा जगह है, सबसे पूरब में कौन सा जगह है, और सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है, इसकी चौहद्दी पर भी चर्चा कर लिया जाए तो सबसे उत्तर, भारतवर्ष का सबसे उत्तर वाला जगह कौन सा है? इंदिरा इंदिरा
कॉल है। कौन सा? इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है? लद्दाख में। कहां पर स्थित है? लद्दाख में। और सबसे दक्षिण वाला पॉइंट कौन सा है भारतवर्ष का? और याद रखिएगा, सबसे दक्षिण वाला मुख्य भूमिका, ठीक है, सबसे दक्षिण वाला मुख्य भूमिका। और द्वीप समूहों को, मतलब जो द्वीप समूह अभी मैं बात किया था, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन सबको मिलाकर के बात किया जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भारतवर्ष का है इंदिरा पॉइंट, यानी कि सबसे उत्तर वाला इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इसी इंदिरा पॉइंट को पहले और कुछ नाम से जाना जाता था, याद रख लीजिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। कौन कौन सा? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, इसी इंदिरा पॉइंट को कहा जाता था, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट छोर है और भारतवर्ष के सबसे दक्षिणतम बिंदु को भी इंदिरा पॉइंट ही कहा जाता है। अच्छा, सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है भारतवर्ष का? तो सबसे पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती बोल दीजिए या फिर गौर माता बोल दीजिए। गुहार मोती बोल दीजिए या फिर गौर माता बोल दीजिए। अच्छा, सबसे पूर्वी छोर कौन सा है भारतवर्ष का? तो सबसे पूर्वी छोर में कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है किबीथू। किबीथू, और किबीथू ही भारतवर्ष का सबसे पूर्वी छोर है। अच्छा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, याद रखिएगा, यहां पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु का कन्याकुमारी, और यहीं से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है ये, और यहां से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है? तो ये जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे उत्तर वाला, इंदिरा कॉल सबसे उत्तर वाला पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण वाला पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यही स्थित है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आगे बात कर लेते हैं कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा इतना फैला फैला करके बता दिए सर, इसका कोई प्रभाव भी पड़ता है क्या? तो इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को समझने से पहले इस बात को समझते हैं कि ये जो ग्लोब है, ये जो पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाओगे जितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो यहां आओगे एक जगह पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर नीचे आओगे, नीचे चलते जाओगे यहां भी आओगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ अक्षांश। और इन दोनों के बीच वाला जो भी जगह पड़ेगा, जो भी जगह, जो भी स्थान, जो भी देश, जो भी महाद्वीप, जो भी महादेश पड़ेगा, यहां पर सूरज का लाइट, सूरज भगवान जो लाइट देता है, जो अपना प्रकाश देता है, एकदम लंबवत पड़ता है। और इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा? तिरछा हो जाएगा लाइट, ठीक है। तो लंबवत पड़ेगा तो ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो कहा जाता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण अक्षांश के बीच के जगह को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर जाओगे तो उपोष्ण हो जाता है शीत कटिबंध। ये सब हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे देशांतर वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन यहां पर इस बात को समझ लीजिए। उष्ण कटिबंध क्यों? क्योंकि लगभग पूरे साल जो है सूर्य का रोशनी, सूर्य अपना प्रकाश यहां पर एकदम लंबवत पड़ते रहता है, और इधर जाओगे जैसे जैसे तो क्या होगा? तिरछा पड़ते जाएगा। तो ये बात है। अब बात कर लेते हैं कि भारतवर्ष में, ठीक है, भारतवर्ष जो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यहां से कोई रेखा गुजरता है क्या? अक्षांश रेखा कोई ऐसा, ठीक है, जो कि भारतवर्ष को 2 बराबर भागों में बांट दे? तो हां, यहां से भारतवर्ष से एक लाइन गुजरता है बीचों बीच, जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो गुजर रही है भारत के बीचों बीच, इसके उत्तरी उत्तर जाओगे तो ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, और इसके नीचे जाओगे, जो कि अभी हमने बात किया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार का ये प्रभाव सबसे पहला हमने क्या देखा? कर्क रेखा, यानी कि अक्षांश रेखा ही है, और कर्क रेखा जो है भारतवर्ष को 2 कटिबंध में बांट देता है, 2 जोन में बांट देता है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध का। ये तो बांट दिया, लेकिन इफेक्ट इसका कुछ होता है क्या? तो नहीं होता है। यहां पर भारतवर्ष के उत्तर छोर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, और हिमालय पर्वत श्रेणी इधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, और पूरे भारतवर्ष में जो इफेक्ट है उष्ण कटिबंध वाला ही है। हम लोग इसको चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से। तो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र ही है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतवर्ष को 2 कटिबंधों में बाँट देता है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। ये एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव ये है कि भारतवर्ष के अलग-अलग जगहों पर ये अक्षांशीय विस्तार के कारण भारतवर्ष के अलग-अलग जगहों पर दिन और रात की अवधि पर, दिन और रात का जो अंतर है, उसमें भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो पड़ता है। कैसे नहीं पड़ेगा भाई? ये देखो, बात करो ग्लोब पर फिर से, अरे ये बार-बार आ जा रहा है, ठीक है? तो ये ग्लोब पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। और इसके ऊपर जाते जाओगे, भागते जाओगे, तो सूरज का लाइट क्या होगा? क्या होगा? सूरज का लाइट जो है तिरछा पड़ते जाएगा, और इधर सूरज का लाइट तिरछा पड़ेगा, और बीचों बीच जो है सूरज का लाइट क्या होता है? एकदम तगड़ा पड़ता है। तो कहा जाता है कि इस जगह के आसपास जो है दिन और रात की अवधि, सूरज का लाइट एकदम बराबर लगभग पड़ेगा। दिन और रात की अवधि जैसे-जैसे ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि 12 घंटे की होती है। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे तो दिन और रात की अवधि जो अंतर होता है, जो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा रात का अंतर होता है, वो अंतर बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की लाइट तिरछा पड़ने लगता है। तो ये वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो दिन और रात का अवधि बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत का सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तर वाला पॉइंट कौन-सा? अभी हमने बात किया था लद्दाख, लेह लद्दाख, इंदिरा कौल, और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। इन दोनों के बीच में क्या कोई दिन और रात की अवधि पर फ़र्क पड़ता है? तो याद रखिएगा कि भारतवर्ष में जो केरल में दिन और रात की अवधि को देखें, तो केवल 45 मिनट का ही अंतर है। क्या? 45 मिनट का ही अंतर है, ठीक है? दिन और रात की अवधि में केवल 45 मिनट का ही अंतर है। लेकिन अगर लद्दाख वगैरह वाला क्षेत्र में देखें, तो दिन और रात की अवधि में यहाँ पर 5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर दिन और रात की अवधि में कोई अंतर ही ना हो, जैसे कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। अगर 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे का रात हो, तो इसका मतलब दिन और रात की अवधि में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 14 घंटे का दिन और 10 घंटे का रात है, तो देखिए अंतर। अगर कहे कि 8 घंटे का दिन और क्या बोलते हैं कि 16 घंटे का रात है, तो देखिए अंतर। तो ये जो है अंतर जो है, ये अक्षांशीय विस्तार के कारण देखने को मिलता है। सूर्य का लाइट का पड़ना, किस तरह से सूर्य का लाइट, सूरज का प्रकाश, सूरज का किरण किस प्रकार से देश पर, स्थल पर, जगहों पर पड़ता है, उसके हिसाब से दिन और रात की अवधि होती है, और ये अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव इस पर पड़ता है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग आगे जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो वहाँ समझेंगे ही। अभी अगर उसको करेंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। तो यहाँ पर ये समझिएगा अक्षांशीय विस्तार के कारण दिन और रात की अवधि पर भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा क्या है? सूर्यातप में भिन्नता, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, अपना जो तेज है, अपना जो टेम्परेचर है, अपना जो ताप है, अपना जो हीट है, वो कहाँ अलग-अलग जगह पर अलग-अलग देता है। तो ये जितना प्रकाश कन्याकुमारी को देगा, तमिलनाडु को देगा, उतना ही प्रकाश क्या के लद्दाख को दे पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा पर लगभग लंबवत पड़ता है, और जितना ऊपर जाते जाएँगे, सूरज का प्रकाश कम होते जाएगा, तिरछा पड़ते जाएगा। तो सूरज का प्रकाश जो है, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में तिरछी पड़ती है, और यहाँ पर जो 0 डिग्री से बहुत कम दूरी पर है, कौन? ये कन्याकुमारी, तो यहाँ पर क्या होगा? लंबवत पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सूर्यातप, जो सूरज का टेम्परेचर है, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा और इस क्षेत्र में कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अक्षांशीय विस्तार का एक प्रभाव ये भी है कि सूर्यातप में, सूर्य के टेम्परेचर, सूर्य का हीट में भी हमें भिन्नता मिलती है। आगे बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार का क्या कोई प्रभाव है क्या? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री कहाँ, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो आप लोग समझिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर के पास करती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के पास करती है, इसीलिए इसे जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। तो ये जो देशांतर रेखा है, उससे किसी भी जगह का समय निर्धारण करने में आसानी होती है, उससे किसी जगह का समय निर्धारण करने में आसानी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए एक चक्कर 360 डिग्री कितने देर में तय करती है? 24 घंटे में। 24 घंटे का मतलब 1440 मिनट में। और 1 डिग्री कितने देर में घूम जाएगी? तो 360 डिग्री अगर 1440 मिनट में घूमता है, तो 1 डिग्री कितने देर में घूम जाएगा? 4 मिनट में।
तो 1 डिग्री घूम जाएगा 4 मिनट में और 0 डिग्री देशांतर से जब आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री पर, तो यहाँ से 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का जो टाइम का डिस्टेंस होगा, जो टाइम का डिफरेंस होगा, कितना का होगा? 4 मिनट का होगा। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर जब जाएँगे तो पूरब में 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच का समय का डिफरेंस कितना होगा? 4 मिनट का, यानी कि ये 4 मिनट आगे होगा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आ गए, तो इसके बीच का समय का डिफरेंस कितना होगा? आप खुद बताइए। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 20 डिग्री में 80 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट आगे हम लोग रहेंगे इस जगह से। तो ये टाइम को दिखाने में मतलब टाइम बताता है अच्छे से किसी भी जगह का। अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे भारतवर्ष का। भारतवर्ष का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। लगभग 30 डिग्री का विस्तार हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 30 डिग्री का। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का। तो यानी कि ये जो गुजरात है, गुजरात का कौन-सा गुहार मोती और ये आपका किबुथु अरुणाचल प्रदेश का, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो गया भैया। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस। अब यहाँ पर एक ही देश है और अरुणाचल प्रदेश में अगर बजेगा 8, ठीक है? तो यहाँ पर बजेगा 6, अगर अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे दिन होगा, तो यहाँ 6 बजेगा। अब क्या होगा? टेंशन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भूगोलवेत्ता है, जो लोग हैं इसको सोचने वाले, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रेखा को स्टैंडर्ड मान लिया जाए कि यहाँ पर जो टाइम होगा, उस जगह पर जो टाइम होगा वो पूरे भारतवर्ष में आप वही टाइम को दिखाएंगे, ठीक है? उसी टाइम को दिखाएंगे। तो एक रेखा को चुन लिया गया और वो रेखा को कहते हैं हम लोग, कौन सा रेखा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला रेखा, ठीक है? भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। और ये कौन सा देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है भारतवर्ष का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला रेखा। और इस रेखा पर जो टाइम होगा वही टाइम आपको दिखाना होगा। कहां पर? गुजरात के गौर माता गुहार मोती में। और वही टाइम आपको दिखेगा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में। तो ये देशांतर या विस्तार का प्रभाव ये है कि टाइम में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है और इसके कारण हमें एक देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड मानना पड़ा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसे कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप यहाँ पर देखिए, यूपी के बाद एंट्री मार लेता है एमपी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद एंट्री मारता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद एंट्री मारता है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद एंट्री मारता है आंध्र प्रदेश में। तो यूपी के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के ये 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतरीय रेखा गुजरती है, जिसे भारतवर्ष का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अभी हम लोग ये तो देख लिए। और ये जो क्यों रखा गया, क्योंकि टाइम के डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस है, तो 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ग्रीनविच टाइम जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसे जीएमटी रेखा कहा दिया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है? ये सब हम लोग देशांतर में बात करेंगे। तो इस रेखा से, इस देशांतर रेखा से भारतवर्ष का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना टाइम आगे है, कितना घंटा आगे है? तो आप देख लीजिए खुद से, 82.5 डिग्री। तो आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर आप इसको देखिएगा 5.5 घंटे। यानी कि लंदन में अगर आपका बजेगा 12, तो यहाँ पर कितना बजेगा? तो दिन का 5:30 बजेगा, 5:30 बजे शाम हो जाएगा। तो 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो ये तो हमने देख लिया देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भारत के स्थल व तटीय सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा यानी कि भारतवर्ष का जो लैंड है, भारतवर्ष का जो भूमि है, भूमि से कौन-कौन से देश अपना सीमा साझा करता है? कौन-कौन सा देश अपना सीमा साझा करता है? और ये जो बॉर्डर है, इसका लाइन, इसका लंबाई कितना है? ठीक है? स्थल वाला लंबाई कितना है? और एक होता है तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा का मतलब
देखिए, जब ये आप जानते हैं कि भारतवर्ष के नीचे हिंद महासागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो ये समुंदर के आस-पास वाले जो भी क्षेत्र होते हैं, वो तटीय राज्य कहलाते हैं, तटीय क्षेत्र कहलाते हैं और वो जो तटीय राज्य, तटीय क्षेत्र हैं, वो समुंदर के साथ कितना सीमा साझा करता है, उसको कहा जाता है तटीय सीमा। क्या कहा जाता है? तटीय सीमा। तो इसकी लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि का और ये अगर जोड़ दिया जाए द्वीप समूहों को, तो उसके साथ तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट है, इसे आप लोग बस याद रख लीजिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, ये वाला सीमा, ठीक है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो अलग-अलग देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो वो कितना है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई, याद रखिएगा, मुख्य भूमि की, ये वाला मुख्य भूमि कौन-सा? ये जो भारतवर्ष का जो मुख्य भूमि है, जो मेन लैंड है, किसको? द्वीप समूहों को छोड़ करके अगर बात करें, ये वाला मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीप समूहों को भी ले लिया जाए भारतवर्ष के, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो इधर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, तो इन सब द्वीप समूहों को भी अगर ले लिया जाए, तो भारतवर्ष की तटीय सीमा की लंबाई है आपका 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे हम लोग और बात करेंगे। भारत के कुल राज्यों में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। कितना? भारत में कुल राज्यों में समुद्र तट से सटे हुए जो राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य है, याद रख लीजिएगा। कौन-कौन से राज्य हैं? 9 राज्य। तो है आपका, ये देखिए, ये गुजरात है, गुजरात के बाद आपका है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एक छोटा-सा राज्य है गोवा, गोवा के बाद आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 राज्य हैं जो कि भारतवर्ष के तटीय सीमा वाले राज्य हैं, मुख्य भूमि वाले राज्य हैं जो कि तटीय क्षेत्र में आते हैं, तटीय राज्य हैं और तटीय सीमा के साथ साझा करते हैं, मतलब समुद्र के साथ अगर सीमा साझा किया तो तटीय सीमा कहलाएगा। तो मुख्य भूमि के 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसके अलावा चार केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है, याद रखिएगा। दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसकी सीमा भी लगती है। तो अगर देखिए, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर की लंबाई जो तटीय सीमा की है और अगर द्वीप समूहों को मिला लिया जाए तो 7516 किलोमीटर हमने देखा। अब भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा? ये देखिए, भारत में सबसे लंबा तटीय रेखा किसका है? गुजरात का है। किसका? गुजरात का है। और कितना लंबा है ये भी पूछ लिया जाता है, 1214.70 किलोमीटर। याद रखिएगा, गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे लंबी तटीय रेखा है। सबसे लंबा तट रेखा किसके पास है? गुजरात के पास है। और कितना? 1214.70 किलोमीटर। कितना? 1214.70 किलोमीटर। अच्छा, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। यहां पर मैंने बात किया था ना, एक छोटा सा राज्य है गोवा और ये भारत का सबसे कम तट रेखा इसके पास है। कितना? इसकी लंबाई कितनी है? तो 151 किलोमीटर। कितनी? 151 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीप सबसे पहले प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप स्थल का, कोई भी भूमि का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? तीनों ओर इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा हुआ भारतवर्ष का ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? तीनों ओर जल से घिरा होने के कारण ये कहलाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये बात तो आप लोग जानते होंगे। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में इस रीजन वाला राज्य की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश है और उसकी लंबाई कितनी है तटरेखा की? तो उस आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है 973.70 किलोमीटर। 973.70 किलोमीटर। भारतवर्ष के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय लंबाई 973.70 किलोमीटर है। अच्छा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार और दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इधर देखिए अंडमान निकोबार बहुत लंबा चौड़ा है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, तटीय सीमा वाला, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार के पास है। और अगर पूछ लिया जाए कितना, तो याद रख लीजिएगा अंडमान निकोबार का जो तटरेखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तटरेखा है वो है 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। और उसके दूसरा जो सबसे तटरेखा जिसके सबसे ज्यादा है वो लक्षद्वीप के पास है, और लक्षद्वीप के तटरेखा की लंबाई है 132 किलोमीटर। इन सबको आप लिख लीजिएगा, चाहे तो आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। आगे देखिए, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, और दूसरा छोटी तटरेखा वाला प्रदेश पुदुचेरी। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो तटीय सीमा वाला स्थल सीमा वाला कितना लंबाई, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा वाले कितनी लंबाई है, तो अगर पूरे भारतवर्ष की मुख्य भूमि और द्वीप समूहों को मिला लिया जाए तो कितना है, 7516.6 किलोमीटर। अगर केवल मुख्य भूमि की बात करें तटीय सीमा का तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। एक बात थोड़ा सा तट के बारे में याद रख लीजिएगा कि इधर वाला भारतवर्ष का ये तट जो है इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी तट, और इसको क्या कहेंगे, पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट में यहां से गुजरात से लेकर के कहां से कहां तक, गुजरात से आते हैं राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं नहीं, ये तो ये हो गया, ये गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। तो ये पूर्वी तट वाले राज्य हैं। क्या? पूर्वी तट वाले राज्य हैं। इसके तटों के कुछ नाम है क्या, तो याद रख लीजिएगा कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है इसके तट के नाम है कच्छ का तट। क्या? कच्छ का तट। अच्छा, महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपका कोंकण तट आता है। उसके बाद केरल वाला जो रीजन है इसको मालाबार तट कहा जाता है, याद रखिएगा। केरल वाला जो तटीय रेखा है, जो तट में जो उसे मालाबार तट कहा जाता है। इधर आइए तमिलनाडु की तरफ, तो जो कि पश्चिमी तट में इसका तमिलनाडु वाला तट जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऊपर चले जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो ये क्या बोलते हैं कि जो आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। आगे आइए, उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट। तो ये कुछ तटों के नाम है, याद रख लीजिएगा कि जो गुजरात वाला कच्छ का तट, उसके बाद महाराष्ट्र वाला काठियावाड़ का तट। आगे जाए, नीचे चले आइए, केरल का मालाबार तट जो इंपॉर्टेंट है, केरल वाला मालाबार तट जो तमिलनाडु का है कोरोमंडल तट, और एक उड़ीसा वाला उत्कल तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट, उत्कल तट ये पश्चिमी तट वाले क्या बोलते हैं, पूर्वी तट है। और इधर क्या बोलते हैं कि जो मालाबार तट है, काठियावाड़ तट है, जो कोंकण तट है और कच्छ का तट, ये सब पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो उत्तर पूर्वी राज्यों में सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध कुछ राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों में सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध, कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रख लीजिएगा, ये सात बहनों के नाम से है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सात राज्य हैं। इसे उत्तर पूर्वी राज्यों के सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कि भारतवर्ष के साथ कौन कौन से देश अपने सीमा साझा करते हैं, और कौन कौन से देश के साथ भारतवर्ष को कितनी लंबा लंबा सीमा है, कितना कितना लंबा सीमा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारतवर्ष की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो भारतवर्ष स्थल सीमा के साथ, भारतवर्ष के साथ सात देश जो है वो अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। कितने देश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सात देश हैं जो भारतवर्ष के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। और ये देखते हैं हम लोग कि कितनी कितनी लंबाई इन सीमा को साझा करने वालों के साथ है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है ये बांग्लादेश के साथ भारतवर्ष की सबसे लंबी सीमा भारतवर्ष बांग्लादेश के साथ साझा करती है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ भारतवर्ष सबसे लंबी सीमा साझा करती है। और वो भारतवर्ष जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, कितना लंबा सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश अपने बीच सीमा को साझा करता है। उसके बाद जो आता है सबसे लंबी सीमा भारत और पाकिस्तान की है, 3300
323 किलोमीटर की, 3,323 किलोमीटर की। चाइना के साथ भारत कितना लंबा सीमा साझा करता है? तो चाइना के साथ लंबा सीमा साझा करता है 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। अच्छा, नेपाल के साथ भारत कितना लंबा सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ करता है 1751 किलोमीटर। ये एक चार्ट भी आगे दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो बहुत कम, 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। और ये जो पीओके है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ ये सीमा को साझा करता है अफ़गानिस्तान, जो भारतवर्ष के साथ 106 किलोमीटर। तो भारतवर्ष जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का। उसके बाद चाइना के साथ 3448 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद जो है नेपाल के साथ 1791 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1600, म्यांमार के साथ जो इधर म्यांमार है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, और भूटान के साथ, तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। चलिए ये चार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर, और बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और भारतवर्ष और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत बांग्लादेश के बीच सीमा को साझा करता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरा, त्रिपुरा और असम। यानी कि जो यहां से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ये टेबल को आप लोग बाद में देख लीजिएगा, यहां से हम लोग समझेंगे, मानचित्र पर तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भारतवर्ष और बांग्लादेश का सीमा है, जो कि 4096 किलोमीटर का है। तो कितने भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से? तो यहाँ से देखिए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला रीजन। फिर उसके बाद आ जाता है इधर से मेघालय आता है। मेघालय के बाद मिजोरम, ये मिजोरम है। मिजोरम के बाद त्रिपुरा, और इधर से जो छोटा-सा है असम। तो क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब आगे देख लेते हैं कि चाइना के साथ भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्य चाइना के साथ सीमा साझा करता है? तो चाइना के साथ भारतवर्ष के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। चाइना के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से? तो इधर से आ जाइए, ऊपर से लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद इधर आ जाइए सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो कौन-कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आगे देखिए, पाकिस्तान के साथ जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। लंबाई है 3,323 किलोमीटर, और कौन-कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, ठीक है? ये गुजरात वाला राज्य है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद इधर पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। आगे देखते हैं, म्यांमार के साथ भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्य अपने सीमा को साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ 4 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तो सीधा लाइन से है म्यांमार के साथ, ठीक है? 4 राज्य कौन-कौन से? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मिजोरम और त्रिपुरा। तो 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा को साझा करते हैं। कितनी लंबी सीमा को साझा करते हैं? 1643 किलोमीटर, 4 राज्य। अच्छा, अब देखते हैं नेपाल के साथ भारतवर्ष के कौन-कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ से बिहार है, ठीक है? बिहार, उसके बाद इधर से नीचे से एकदम छोटा-सा पश्चिम बंगाल भी टच कर जाता है नेपाल के साथ, और फिर सिक्किम, ये है सिक्किम। तो 5 राज्य कौन-कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? 1751 किलोमीटर का। भूटान भारतवर्ष के कितने राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं। 4 राज्य कौन-कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, ये देखिए यहाँ से भूटान जो है, ये है भूटान आपका, और भूटान यहाँ से पश्चिम बंगाल टच करता है। पश्चिम बंगाल के बाद नागालैंड, कौन-कौन से भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम के बाद आपका आ जाता है असम,
असम और एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि 4 राज्य हैं कौन-कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम 4 राज्य भूटान के साथ सीमा को साझा करते हैं। 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ बहुत कम सीमा को साझा करते हैं भारतवर्ष के 106 किलोमीटर का मात्र और इसके साथ जो सीमा साझा करते हैं लद्दाख का पीओके वाला रीजन में। अब ये टेबल को देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को बॉर्डर को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। चाइना के साथ जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है और अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरंड रेखा कहा जाता है। ये पूरा हमने देखा तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ 5 राज्य, पाकिस्तान के साथ 5, नेपाल के साथ 5, म्यांमार के साथ 4, भूटान के साथ 4 और अफ़गानिस्तान के साथ 1। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा के बारे में। जलीय सीमा को समझने से पहले जो वाटर बॉर्डर है, इसको समझने से पहले थोड़ा-सा एक कहानी को समझिएगा कि जो देखिए, अब भारतवर्ष है इस तरह से, अब भारतवर्ष के चारों ओर ये समुंदर है। अब चाइना भी है, चाइना के चारों ओर समुंदर है, उसी प्रकार से यूएस है, यूनाइटेड स्टेट तो इधर जो पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, नीचे अंटार्कटिका वाला रीजन है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर समुंदर है। अब क्या होता था कि ये समुंदर है, तो हर एक देश अलग-अलग देश अब क्या कहेगा कि जो समुंदर के अंदर तो बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, जो संसाधन हैं, पेट्रोलियम है, तेल है, ठीक है? और उसके बाद मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उससे क्या होता है, पैसा कमाया जाता है। उधर से व्यापार करने के लिए कोई जाता है, अगर दूसरे देश का जहाज उधर से व्यापार करने के लिए कोई जाएगा, तो कोई दूसरा देश आकर के कहेगा, "अरे! तुम मेरे क्षेत्र से जा रहे हो।" तो उसमें हो जाए मार-पिटाई हो जाएगा। अब कोई जाए, कहीं से उठा करके कोई मछली उठा करके लेके आ जाए, जैसे चाइना जाता है पाकिस्तान में, वहाँ से सारा का सारा मछली उठा लेता है। साउथ चाइना सी को कहता है कि मेरा है और अलग-अलग जगह के आइलैंड को जाकर के कैप्चर कर रहा है, वो क्यों करता है? क्योंकि वहाँ के खनिज संसाधन मिलेंगे, मछलियाँ मिलेंगी, तेल मिलेगा, रिसर्च करेगा, तो हर कुछ बहुत कुछ है यहाँ से फ़ायदा। तो अब क्या होता था, देश मार-पिटाई, लड़ाई करने लगेगा, तो इस कारण से जो विदेश में जो यूएन में बैठे हुए लोग हैं, तो वो क्या किया कि एक मीटिंग किया और उसके बाद क्या कहा कि देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि जो जो भी देश है, जो भी राज्य, जो भी महादेश है, जो भी है, ठीक है? उसके चारों ओर जो समुद्री क्षेत्र आएगा, जो समुद्र आएगा, उसका एक हम लोग सीमा को क्या करते हैं, तय कर देते हैं कि देश से कितने दूर पर कौन-कौन से काम आप कर सकते हैं? कि आपके इस रीजन में अगर कोई जाएगा, आपके इस रीजन में कोई कुछ कर रहा है, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं या फिर आपके रीजन में वो पड़ता है या नहीं? तो इसके लिए क्या किया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मीटिंग किया गया 1982 या 1992 इसके अप्रॉक्स में, ठीक है? तो मीटिंग करने के बाद क्या किया गया, एक सीमा को तय किया गया और बोला गया कि जो भी देश हैं, इस सीमा को मानें और इस सीमा के साथ ही काम करें। तो जो भारत के जलीय सीमा मतलब भारत के चारों ओर जो समुद्र है, जो हिंद महासागर, इधर अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, तो ये सब सीमा में कोई अगर प्रवेश करेगा तो कितने-कितने दूरी पर जो है क्या होगा भारत के साथ और ये सीमा क्या-क्या कहलाता है, तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो समुंदर में जैसे कि अभी हम लोग चलेंगे कि अरे अरे जाओ तुम यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाओ। तो जब हम लोग धरती पर चलते हैं, जो यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो दूरी को नापा जाता है, वो कहते हैं किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है? किलोमीटर में, माइल में नापा जाता है, ठीक है? माइल में, मील में नापा जाता है। लेकिन समुद्र में जो मेज़रमेंट किया जाता है दूरी को, वो कहता है नॉटिकल माइल। किसमें? नॉटिकल माइल में मापा जाता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर मतलब 1.85 किलोमीटर या फिर 1 नॉटिकल माइल में या तो आप समझ गए कि 1.85 किलोमीटर होता है या फिर 1852 किलोमीटर। तो समुद्र में दूरी नापा जाता है नॉटिकल माइल में या फिर इसको कहा जाता है समुद्री मील। क्या कहा जाता है? नॉटिकल माइल को समुद्री मील कहा जाता है। इसमें ही हमको क्या करना है? समुद्र में दूरी को नापना है। अब क्या हुआ? भारतवर्ष ये आप देख रहे हो, भारतवर्ष और ये क्या है? जो समुद्र है इसके चारों ओर भारतवर्ष का एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है आपका लक्षद्वीप समूह, ठीक है? लक्षद्वीप समूह इधर है अरब सागर में। अब देखिए समझिएगा कि ये जो इसके भारत का जो जलीय सीमा तय किया गया या फिर कोई भी देश है, उसी सबके लिए ये सेम है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर मीटिंग हुआ और उसके बाद जलीय सीमा को तय किया गया। तो याद रखिएगा, समझिएगा इस बात को कि जो भी देश है उसका जो मुख्य भूमि होता है, तो मुख्य भूमि क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से आप कैसे मेजर कीजिएगा, ठीक है? कैसे मेजर कीजिएगा? ऐसा थोड़ी एकदम सीधा-सीधा लाइन चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इस प्रकार से लाइन होगा। तो एक पहले हर एक देश का एक क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड लाइन को, एक रेफरेंस लाइन को लिया गया और एक लाइन खींच दिया गया जिसे कहा जाता है बेस लाइन। क्या कहा जाता है जिसे? बेस लाइन कहा जाता है और बेस लाइन के अंदर वाले क्षेत्र को क्या कहा गया?
इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एरिया कहा गया, तो ये बेस लाइन के अंदर वाले क्षेत्र को। अब जितना भी दूरी समुद्र में नापा जाएगा वो कहां से नापा जाएगा, बेस लाइन से नापा जाएगा। कहां से, बेस लाइन से नापा जाएगा, और बेस लाइन से नापते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे दूरी के हिसाब से, मतलब इतना दूरी तक आप इतना ये कर सकते हैं, उतना दूरी तक आप ये कर सकते हैं, उतना दूरी तक आप ये कर सकते हैं, तो एक सीमा को क्या कहा गया, एक सीमा को बांट दिया गया। तो यहां पर भारतवर्ष के या फिर लिहाज से देखें या वर्ल्ड लिहाज से देखें तो यहां पर लगभग 5 क्षेत्रों में समुद्री सीमा को बांटा जाता है। एक तो हमने अभी देखा कि बेस लाइन के पहले इंटरनल वाला क्षेत्र है, उसके बाद जो आता है एक होता है प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी, उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्रफल जो कंटिग्यूअस जोन कहलाता है, उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद आता है हाई सीज। तो 5 तरह के होते हैं, हम यहां पर 3 तरह को क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, जो भी देश है उसके मुख्य भूमि से या फिर ये कहे कि बेस लाइन से, जो बेस लाइन तय किया जाता है कि यहां से सारा का सारा दूरी नापा जाएगा, तो बेस लाइन से, ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल तक क्या कहलाता है, टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल सी कहलाता है, या फिर प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। बेस लाइन से किसी भी देश का, तो भारतवर्ष का पढ़ रहे हैं तो भारतवर्ष के जो बेस लाइन है, भारतवर्ष का जो ये समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय वाला, और इधर हिंद महासागर है, तो यहां से जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर, 1852 मीटर, तो 12 नॉटिकल माइल तक आप जाएंगे तो वो क्षेत्र को बांट दिया गया किसमें, किसी भी देश का बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी कहा गया, टेरिटोरियल वाटर कहा गया, प्रादेशिक जल सीमा कहा गया। अब क्या है इस सीमा का, इस क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझिएगा कि इस क्षेत्र में पूरा अधिकार उस देश का होगा, यानी कि इस क्षेत्र में हम भारत का पढ़ रहे हैं तो प्रादेशिक जल सीमा के अंदर, भारत के प्रादेशिक जल सीमा के अंदर पूरा अधिकार हर एक चीज पर, मतलब उस एरिया पर, उसके संसाधनों पर, उसके उसके मछलियों पर, उसके तेल पर, हर एक चीज पर पूरी तरह से अधिकार प्रादेशिक जल सीमा के अंदर उस देश का होगा। और यहां पर भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का पूरा अधिकार 12 नॉटिकल माइल तक होता है। यानी कि अगर इस क्षेत्र में, इस सीमा में कोई और देश का जहाज, कोई और देश का अगर हवाई जहाज भी उड़ते हुए चला गया तो भारतवर्ष से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अधिकार यहां पर भारतवर्ष का होगा प्रादेशिक जल सीमा के अंदर, उससे परमिशन लेना होगा। और अगर बिना परमिशन के यहां से कोई जहाज अगर लेकर चला जाए, यहां से कोई अगर हवाई जहाज उड़ा करके लेकर चला जाए, तो भारत को यह पूरा अधिकार होगा कि अगर तुम उड़ा करके लेके जाओगे तो हम भी तुम्हें उड़ा देंगे अगर प्रादेशिक जल सीमा में एंट्री मारे। तो यहां पर पूरा अधिकार, पूरा का पूरा अधिकार एक क्षेत्र का होता है, पूरा देश का होता है प्रादेशिक जल सीमा के अंदर। अब बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा का, जहां से सीमा खत्म होता है 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक कौन सा क्षेत्र आता है, तो संलग्न क्षेत्र आता है, कंटिग्यूअस जोन आता है। और संलग्न क्षेत्र में पूरा का पूरा अधिकार तो नहीं होता, देखिए अधिकार तो होता है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि ये अगर आप प्रादेशिक जल सीमा में आ गए तो परमिशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा। अगर बिना परमिशन के घुसे तो अगर वो आप घुस गए तो आपको वो उड़ा सकता है, खत्म कर सकता है, आपके ऊपर मिसाइल चला सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर संलग्न क्षेत्र में कोई दूसरे देश का जहाज उड़ा करके लेके जा रहा है या फिर उस देश का सीप चला जा रहा है तो ये भारतवर्ष से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर से घुस गए, इधर से जा रहे हैं तो भारत आएगा, भारत का जहाज, और बोले ए कहाँ, इधर कहाँ, चलो इधर से जा रहे हो, फाइन भरो, टैक्स दो, कस्टम ड्यूटी दो, एक्साइज ड्यूटी दो, सीमा शुल्क दो, ठीक है। मतलब इस क्षेत्र में जितना भी पैसा से रिलेटेड, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम होगा भारतवर्ष का इस पर अधिकार होगा, उस देश का अधिकार होगा, ये सबके लिए एक है। तो यानी कि संलग्न क्षेत्र में जरूरी नहीं कि क्या है कि परमिशन लेके घुसे, और अगर घुस गया तो ये नहीं कि भारतवर्ष उस पर अटैक कर देगा या फिर उसको उड़ा देगा, नहीं, ये करेगा क्या, जाएगा उसके पास और कहेगा कि देखिए अगर आप घुस गए हैं तो आपको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा, सीमा शुल्क देना होगा, जो भी यहां पर सब कुछ देख रेख हम करते हैं। तो आप घुस गए तो आप क्या कीजिएगा, पैसा दीजिए, टैक्स दीजिए। तो इधर इस क्षेत्र में अगर हवाई जहाज जाएगा या कुछ भी जाएगा तो वहां से टैक्स ले लेगा। अच्छा, अगर ये टैक्स लेगा तो इस क्षेत्र का साफ सफाई, पर्यावरण, स्वच्छता वगैरह का सब कुछ का ध्यान कौन रखेगा, तो वही देश रखेगा। यहां पर भारतवर्ष रखेगा। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल संलग्न क्षेत्र कहलाता है। ये आप लोग समझ गए, मतलब पैसा वाला क्षेत्र है, ये रेवेन्यू जनरेट होगा सारा का सारा। यहां से अगर कोई घुस गया तो टैक्स ड्यूटी ले सकते हैं, कस्टम ड्यूटी, सब कुछ हम लोग यहां से, मतलब सीमा शुल्क दो, यहां का साफ सफाई, सब कुछ रेवेन्यू वगैरह सब कुछ
कुछ भारतवर्ष के नाम होगा संलग्न क्षेत्र में। अब देखिए 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक 24 मतलब जो बेस लाइन है वहां से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को, या फिर बोल सकते हैं 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी देश का जहाज, कोई भी देश का हवाई जहाज, कोई भी देश का शिप, सब कुछ यहां से जा सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में कुछ भी मिल गया, मान लिए कि ये आप क्षेत्र से घूमिए फिरिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहेंगे कि इस क्षेत्र का चीज मेरा है, बहुत लपड़ियाएगा, ठीक है, उस देश का जो गवर्नमेंट है वो आपको बहुत लपड़ियाएगा। मतलब कि यहाँ का जो भी संसाधन है, यहाँ का पेट्रोल, यहाँ का तेल, यहाँ का मछली, यहाँ पर रिसर्च करने का यहां पर कुछ भी करने का अधिकार इसी देश को होगा। यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां के हर एक रिसोर्सेज पर, यहां के हर एक संसाधन पर सबका अधिकार। यहां से हम तेल निकाल सकते हैं, यहां पर कोई रिसर्च कर सकते हैं, यहां से मछली भी हम ही निकालेंगे। आप लोग घूमिए फिरिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन घूमिए और चुप्पे चाप निकल जाइए। यहां का कोई चीज को यहां छू नहीं सकते हैं, तो वो जोन कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 नॉटिकल मील के बाद कहलाता है हाई सीज, तो वो अलग बात है। तो हम लोगों ने क्या देखा? टेरिटोरियल वाटर, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये जैसे कि यहां पर देखिए जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहां पर दिखाया गया है, कोई भी देश का जितना ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा उतना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहां से क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये देख सकते हो ये लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है, और इससे इसके कारण इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या हुआ? बढ़ गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके कारण इसका देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ गया है। यहाँ से इसका एक्सक्लूसिव, ये देखिए ये होता है प्रादेशिक जल सीमा, उसके बाद आएगा कौन? जो संलग्न क्षेत्र है, कंटिन्यूअस जोन, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, और उसके बाद क्या होता है? हाई सीज होता है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का जो जल सीमा होता है इसी तरह से देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के महत्वपूर्ण चैनलों के बारे में देख लेते हैं, जो जल संधियां हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैनल क्या है, जो डिग्री। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो काल्पनिक रेखा होता है, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, और 8 डिग्री के ऊपर यहाँ से मुख्य भूमिका, ये जो अक्षांश रेखा है ये कौन सा वाला है? तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला है, और 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जाते हैं 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा तक, कौन सा? भारतवर्ष का विस्तार है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर समुंदर में, ठीक है, समुंदर में 8 डिग्री के ऊपर कौन सा आएगा? 9 डिग्री आएगा। 8 डिग्री के ऊपर कौन सा होगा? 9 डिग्री होगा। और 8 डिग्री के ऊपर 9 डिग्री, 9 डिग्री के ऊपर 10 डिग्री होगा। 8 डिग्री के नीचे क्या होगा? 7 डिग्री होगा। तो 7 डिग्री चैनल। तो ये सब जो लाइंस होता है, तो जो बीचों बीच जो जिसके लाइंस खींचे जाते हैं, तो वो कहलाता है वो डिग्री चैनल, इतना। तो सबसे पहले भारत के जो महत्वपूर्ण चैनलों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 8 डिग्री चैनल का। किसका? 8 डिग्री चैनल का। और 8 डिग्री चैनल में देखिए ये जो समुंदर में, यहाँ पर एक देश है भारत के नीचे समुद्र में एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या? मालदीव्स। तो मालदीव्स देश है, मालदीव देश के ऊपर जो भारतवर्ष का लक्षद्वीप समूह है, कौन सा? लक्षद्वीप समूह है। तो याद रखिएगा भारतवर्ष के देखिए भारतवर्ष के मिनिकॉय, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर मिनिकॉय नाम का एक द्वीप समूह है। तो भारत के मिनिकॉय द्वीप समूह और यहाँ मालदीव द्वीप समूह के, मालदीव देश के बीच में जो एक लाइन्स है, जो अक्षांश रेखा 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी लाइन को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। याद रखिएगा मालदीव और किसके बीच में? मिनिकॉय के मध्य। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री के ऊपर कौन सा चैनल होगा? 9 डिग्री। तो 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो है किसके किसके बीच से गुजरती है? तो मिनिकॉय और किसके बीच में? और लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है, तो इसको कह दिया गया 9 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो जो लाइन गुजरती है 9 डिग्री का, उसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। अच्छा, 10 डिग्री चैनल कहां से कहां तक है? तो 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा कि जो यहां पर जो भारतवर्ष के नीचे बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में कह सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह
जो है वो भी बटा हुआ है क्या बोलते हैं लघु अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, ऊपरी अंडमान में और उसी तरह से निकोबार द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। तो यानी कि निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह के बीच एक लाइन, एक अक्षांश रेखा गुजरती है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। याद रहेगा कि भारतवर्ष के निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह के बीच में एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब आगे देख लेते हैं, ये आप अभी हमने अंडमान के बारे में देखा कि अंडमान आइलैंड जो है ऊपर वाला क्या है, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद बीच वाला है मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और लोअर अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार का, अंडमान द्वीप समूह का राजधानी है, और उसके नीचे कौन सा है, लिटिल अंडमान, उसके नीचे कौन सा है, लिटिल अंडमान, और ये पूरा अंडमान द्वीप समूह है। और उसके नीचे क्या है, निकोबार द्वीप समूह, जिसमें कि कार निकोबार आता है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, तो ये भी बटा हुआ है निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और किसके बीच में, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच हमने देखा 10 डिग्री चैनल है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में देखा, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। अब अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह में ही, अंडमान समूह का ही अलग-अलग है, जैसे कि नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, लोअर अंडमान जिसे साउथ अंडमान कहा जाता है, यहाँ साउथ अंडमान है, ठीक है? और साउथ अंडमान सबसे साउदर्न और जो दक्षिणी अंडमान है, और यहाँ पर एक छोटा-सा अंडमान द्वीप समूह है, लिटिल अंडमान। अब इसके बीच का एक चैनल होता है, इसके बीच जो वाटर बॉडी है, एक चैनल, इसको कहा जाता है डंकन पास। क्या कहा जाता है, डंकन पास। क्या कहा जाता है, डंकन पास। तो याद रखिएगा कि अंडमान द्वीप समूह के ही दक्षिणी अंडमान, अंडमान द्वीप समूह के ही दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, लघु अंडमान के बीच जो एक पास है, जो जो वाटर बॉडी का एक पासेज है, उसे कहा जाता है डंकन पास। तो अगर पूछ लिया जाए कि डंकन पास कहाँ की स्थिति कहां पर है, तो याद रखिएगा डंकन पास कहां पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, ठीक है? डंकन पास हो गया। अब याद रखिएगा, अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये निकोबार द्वीप समूह है, और निकोबार द्वीप समूह के जब नीचे जाएंगे भारतवर्ष में, निकोबार, ये देखिए दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे में एक द्वीप समूह है इंडोनेशिया, आप लोग जानते होंगे, और इंडोनेशिया बहुत बड़ा द्वीप समूह है। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह, एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। कौन, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और अंड भारत के निकोबार, भारत के निकोबार द्वीप समूह के बीच का जो एक पास है, जिसे कहा जाता है ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल। क्या, ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा कि जो निकोबार द्वीप समूह है और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, उसके बीच आता है, पड़ता है आपका ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल, ठीक है? अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट के बारे में, पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि। देखिए जल संधि क्या है, जलडमरू मध्य क्या है, ये सब आप लोग जानते होंगे कि दो वाटर बॉडीज को मिलाने वाले जो जल संधि या फिर चैनल है, ये सब हम लोग अच्छे से आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज भारतवर्ष से रिलेटेड है वो हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो और लंबा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पाक स्ट्रेट की। तो जो पाक स्ट्रेट है उसका स्थिति कहाँ है, तो भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारतवर्ष, और ये रहा श्रीलंका। तो श्रीलंका के बीच में एक जल संधि, एक जल डमरू मध्य है, उसे कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। तो याद रखिएगा पाक स्ट्रेट कहां पर है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जलडमरू मध्य। पाक की खाड़ी भी कहा जाता है, पाक की खाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, पाक ऑफ बे, और यहीं पर है पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। अब आगे बात कर लेते हैं कि एक होता है कौन सा, मन्नार की खाड़ी, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, तो कह सकते हैं कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी पड़ती है, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। आगे देखिए, एक है कोको स्ट्रेट के बारे में समझ लीजिएगा, कोको स्ट्रेट कहाँ पर है, तो कोको स्ट्रेट जो है म्यांमार, ये देखिए ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, तो म्यांमार से कट करके एक द्वीप समूह हो जाता है, जैसे कि समुद्र में कट जाता है, जिसको कहा जाता है कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का पड़ता है, ठीक है, म्यांमार का ही है कोको द्वीप। और कोको द्वीप, और ये देखिए कोको द्वीप, इसके ऊपर कोको द्वीप है, और ये है आपका नॉर्थ अंडमान। तो कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान के बीच में पड़ता है आपका कोको जलडमरू मध्य, कोको स्ट्रेट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कोको स्ट्रेट कहाँ है, तो जो म्यांमार का कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह और भारतवर्ष के अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के बीच कोको द्वीप पड़ता है, कोको स्ट्रेट पड़ता है। तो हमने क्या देखा, डंकन पास को देखा, डंकन पास, कोको स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, पाक स्ट्रेट। अब यहां पर क्या है,
जो लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप सागर कहाँ से होगा? तो लक्षद्वीप सागर ये आपका लक्षद्वीप और ये है भारतवर्ष का मुख्य भूमि, इसके बीच का जो समुंदर है वो क्या कहलाता है? लक्षद्वीप सागर कहलाता है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर समझ गए कि कौन-कौन से चैनल हैं। तो कोको आइलैंड जो है, कोको आइलैंड और ये अंडमान है, उसके बीच का कोको स्टेट कहा जाता है। तो सब कुछ यहाँ से समझ गए हैं। आपको एक टेबल इसका मिल जाएगा जिसमें कि 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, जैसे कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। तो सब कुछ हम लोगों ने भारतवर्ष के परिचय के बारे में देख लिया, स्थिति के बारे में देख लिया। इससे आगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपके लिए लाया जाए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिए।